फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही पार्ट 6 लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और ये लेसन 1 का अंतिम पार्ट होगा। इसके बाद हम लोग लेसन 2 की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक वीडियो बनाने के लिए हमको 3 प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। कहने का मतलब कि बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास तो किसी सब्जेक्ट का फेयर है नहीं, तो पहले जो है बुक से फेयर बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है फिर वीडियो बनाना पड़ता है, उसके बाद जो है यूट्यूब पर जो है लोड करना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ रहा है। तो मेरा मेहनत तब सफल होगा जब आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्रतिदिन एक वीडियो या 2 वीडियो जो भी यूट्यूब पर डाला जा रहा है, तो आप लोग प्रतिदिन देखा कीजिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है संक्षारण। पहला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है। संक्षारण देखिए कहता है कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करता है, उसे संक्षारण कहते हैं। देखिए अवांछनीय पदार्थ है यानी बेकार पदार्थ जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, अवांछनीय पदार्थ होता है। तो संक्षारण की परिभाषा इस तरह से हुआ कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें धातु वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके, कोई भी धातु होगा या तो हवा से या तो नमी से या अम्ल से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अवांछनीय पदार्थ क्या होता है, बेकार पदार्थ, उसी को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, तो ये देखिए हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि लोहे की वस्तु में जो है जंग लग जाती है। तो वही जो जंग लग जाता है तो वो क्या उसको हानि पहुंचाता है लोहे की वस्तु को। तो वही जो जंग लगना जो है वो संक्षारण है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कहता है वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण बेकार गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ जो है वो तेल के माध्यम से तेल में जो है छानते हैं, तो उस तरह के खाद्य पदार्थ जो होता है और उसमें जो है स्वाद जो है, या इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ हो तो उसमें जो है उसका स्वाद जब खराब हो जाता है, कहने का मतलब कि वो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, तब उस स्थिति में वो विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, जैसे रोटी का खराब होना, चावल का खराब होना, बहुत मतलब जो भी खाद्य पदार्थ यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ होगा तो मुख्य रूप से वसा और तेल से बना और उसमें बेकार गंध जो उत्पन्न होगा, स्वाद होगा। जैसे खराब चावल जो है, हम लोग कहते हैं जब खराब हो जाता है तो कहते हैं कि ये चावल जो है औरा गया है देहाती भाषा में। तो वही चावल का औराना यानी खराब होना, खाने योग्य न रहना, क्या होगा, विकृत गंधिता का उदाहरण होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विकृत गंधिता को कैसे रोका जा सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी खाद्य पदार्थ है तेल या वसा से संबंधित, तो उसको रोका कैसे जाएगा, खराब होने से कैसे रोका जाए। तो प्रत्युपचायक एक रासायनिक क्रिया है, इसके द्वारा जो है रोका जा सकता है। उपचाय का दूसरा नमक स्वीकारक
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ ऐसी विधि बताइए जिसके द्वारा विकृत गंता अर्थात खाद्य पदार्थ को खराब होने से रोका जा सकता है। देखिए अभी चर्चा कर रहे थे कि खाने वाला खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ जो होता है उसको खराब होने से कैसे रोका जा सकता है। तो हम लोग देखिए प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर, जिसको फ्रिज कहते हैं। फ्रिज के नाम से जो है ज़्यादा प्रचलित है, रेफ्रिजरेटर कहिएगा तो बहुत कम लोग समझेंगे। तो फ्रिज जो है फ्रिज में रखते हैं तो कुछ दिन तक जो है उसका स्वाद जो है अच्छा रहता है। वायुरोधी बर्तन में रखकर, वायुरोधी कहने का मतलब जिसमें वैसा बर्तन जिसमें वायु का संपर्क ना हो, हवा का संपर्क ना हो, तो वैसे बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। प्रकाश से दूर रखकर, यानी प्रकाश के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 विधि से जो है किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। आज कह रहा है प्रति उपचायक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रति उपचायक पीछे आया था, यहाँ देखिए प्रति उपचायक विकृत गंता को कैसे रोका जाता है, प्रति उपचायक। तो प्रति उपचायक में कौन रसायन प्रयोग होता है, तो BHA और BHT। आगे इसका फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे। BHA और BHT का ये ऐसा रसायन है जिसका उपयोग प्रति उपचायक के रूप में किया जाता है। देखिए इसके पहले हम बताएं कि इसके आगे क्वेश्चन में हम लोग इसका फुल फॉर्म देखेंगे। ये देखिए इसका फुल फॉर्म होता है BHA का पूर्ण रूप होता है ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल। BHA का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ BHA ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी एनिसॉल। एक और इसमें था रसायन प्रत्युपचार के रूप में प्रयोग होता है BHT का पूर्ण रूप। तो यहाँ पे देखिएगा BH, इसमें भी BH, तो दोनों एक ही हो जाएगा ब्यूटिलेट हाइड्रोक्सी, और T यहाँ पे तो टोलुइन हो जाएगा, और A से एनिसॉल, यानी दोनों में एक एबीसीडी का अक्षर चेंज है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। दहन, दहन क्या है। ऐसे देखिए रियल में जो है दहन का अर्थ है जलने से, है ना। दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। अब कोई भी पदार्थ हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जलता है तो उसमें जो है ऊष्मा जरूर निकलता है ना। कोई भी पदार्थ जलता है तो ऊष्मा जरूर निकलता है, और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होता है ना। पिछले क्लास में हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा पढ़े थे। ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, निकलता है। तो यहाँ देखिए दहन है, दहन का अर्थ क्या होता है, जलना। दहन का अर्थ किससे, जलने से। कोई पदार्थ जलता है, क्रिया दहन कहलाती है। जैसे होलिका दहन, होली में जो है हम लोग होलिका दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उस क्रिया को दहन कहते हैं। तो दहन कैसी क्रिया है, ऊष्माक्षेपी और उपचयन क्रिया है, क्योंकि इस सब क्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है। इस सब क्रिया में जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व है, और ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी होता है। सभी दहन की क्रिया उपचयन क्रिया है। जितना दहन होगा, जितना चीज़ जलेगा वो सब दहन के अंतर्गत आएगा, लेकिन सभी उपचयन की क्रिया दहन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, जितना दहन की क्रिया होगा उपचयन क्रिया होगा, लेकिन जितना उपचयन क्रिया होगा तो दहन क्रिया नहीं होगी। दहन के लिए क्या क्या शर्तें जरूरी है, कहने का मतलब कोई चीज़ के जलने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो दहन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, कहने का मतलब कि कोई पदार्थ जलेगा तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो ये तो फिक्स है कि दहनशील यानी कि जलने वाला पदार्थ की जरूरत होना चाहिए, पोषक पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, यानी उसको जो है जैसे माचिस का प्रयोग करते हैं ये सब, और ज्वलन ताप की प्राप्ति। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ भींगा हुआ है, उसमें माचिस बारेंगे तो नहीं ना आग पकड़ेगा। तो इस तरह से ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप जो है उपलब्ध होना चाहिए। इस तरह से दहन के लिए कितने शर्त होना चाहिए, 3 शर्त होना चाहिए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्वाला, ज्वाला क्या है? देखिए किसी किसी का नाम ज्वाला भी रहता है। ज्वाला ये भी देखिए ज्वलन से ही संबंधित है, जलने से ही संबंधित है। तो चलिए जानते हैं ज्वाला क्या होता है। वह क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है, गैसीय पदार्थ, ठोस द्रव नहीं है ना, गैसीय पदार्थ, वह क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। दहन में ज्वाला तब उत्पन्न होती है जब दहनशील पदार्थ और दहन का पोषक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ज्वाला के जो क्रिया होता है हमेशा गैसीय अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ज्वाला के मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? चित्र द्वारा दिखाइए। तो ज्वाला के जो है मुख्य रूप से 4 क्षेत्र होते हैं। और कौन कौन होते हैं यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र, है ना। नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र, ये जो है ज्वाला के 4 क्षेत्र होते हैं। उम्मीद है कि याद रहेगा आप लोगों को। ज्वाला कितने क्षेत्र होते हैं? 4 क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए आया है कि चित्र द्वारा दिखाइए। तो चित्र यहाँ पे जो है बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये क्या कह रहा है, इस फिगर में दिखाई दे रहा है अदीप्त, दीप्त क्षेत्र, काला क्षेत्र, नीला क्षेत्र। मोमबत्ती है। तो इस फिगर को जो है आप लोग बना लीजिएगा, है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12। 12 बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम का बना होता है, तो उसको वायु में जलाने से पहले ही उसको साफ किया जाता है, ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। देखिए मैग्नीशियम धातु जो होता है सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम धातु जो होता है समान ताप पर नम वायु यानी हवा से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg में मैग्नीशियम का संकेत हो गया Mg, और वायु का सूत्र होता है O2, तो Mg + O2 = Mg यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो Mg रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। किसके सतह पर जमा रहता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg रिबन की ऊपरी सतह पर। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरिस पत्र से रगड़कर, सरिस पत्र जो चिति पकड़ लेता है लोहा में, तो उसको छुड़ाने के लिए जो है एक रुखड़ापन पतला होता है पदार्थ, उसका आप लोग प्रयोग भी किए होंगे। वही सरिस पत्र होता है, उससे रगड़ कर साफ किया जाता है ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। जंग छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम धातु जो होता है समान ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, तो इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले किससे रगड़ा जाता है? सरिस पत्र से, चिति छुड़ाने वाला होता है। ऐसा क्यों? ताकि ऑक्सीजन से संयोग कर सके आसानी से, जल्दी से, है ना। चलिए तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है।
देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हम गुना का चिन्ह मत समझिएगा, ये x है तो कह रहा है कोई पदार्थ x है जिसका प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तब सफ़ेदी करने के लिए तो पता होगा चूना का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बाद में। ये यहाँ पे एक बात क्लियर किया है कि x जो है एक पदार्थ है और उस पदार्थ का उपयोग सफ़ेदी करने में ही होता है। ठीक है, तो पदार्थ x का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। देखिए पदार्थ x का नाम पूछ रहा है, तो पदार्थ x का नाम बिना बुझा हुआ चूना, जो कि हम लोग प्रयोग भी करते हैं दीवार पर सफ़ेदी करने में। अब बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पता ही है, CaO होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। x एक पदार्थ है और इसका प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो अब पूछ रहा है कि बताइए कि x जो पदार्थ है कौन है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम होगा बिना बुझा हुआ चूना, सूत्र हो गया CaO, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता है। सफ़ेदी करने के लिए चूना का ही प्रयोग किया जाता है, इसमें तो ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर एक में, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए पदार्थ x, यानी x का नाम जो आया था कुछ CaO बिना बुझा हुआ चूना, जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, समीकरण लिखना है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना के साथ जल के साथ लिखना है। देखिए जल के साथ जो है, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना हो गया CaO और जल का सूत्र होता है H2O बराबर। तो जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुझा हुआ चूना बनता है CaOH के होल ट्वाइस और उष्मा निकलता है। ऐसे भी चूना को जब जल में डालते हैं तो क्या होता है, पूरा खौलने लगता है एकदम। अगर उस स्थिति में उसमें हाथ अगर डाल दिया जाए तो हाथ फिर जो है एकदम सिंह के एकदम जैसे मीट सीता है, शिकार मीट उट बनाते हैं, उसी तरह से एकदम सीख जाएगा हाथ। तो कहने का मतलब ये है कि बिना बुझा हुआ चूना, चूना को ऐसे भी जब हम लोग जल में डालते हैं तो पूरा उबलने लगता है, खोलने लगता है। तो बिना बुझा हुआ चूना, याद रखिएगा, बिना बुझा हुआ चूना जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है CaOH होल ट्वाइस, जो कि आप लोग पता है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है और उष्मा तो निकलता ही है। तो इस तरह से ये जल के साथ समीकरण हो गया पदार्थ x का। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 14। कह रहा है कि जब लोहे की कील को, लोहा के मान लीजिए कील है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा का जो कील है उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाला जाता है, डुबोया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, मतलब कोई रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित क्यों हो जाता है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये कहता है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहा जो होता है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है, विस्थापित मतलब हटा देता है। जब ये हटा देता है तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब कोई तत्व एक दूसरे को हटाकर उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेता है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होती है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग, देखिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे आया है, कॉपर सल्फेट का जो है रंग होता है नीला होता है, वो किस में बदल जाता है, मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाते हैं। यानी इसमें आप लोगों को इस तरह से याद रखना है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहे कील कॉपर को विस्थापित करके हटा करके कॉपर की जगह पर खुद चला जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग जो मलिन हो जाता है हल्के हरे रंग में बदल जाता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में जब लोहे की कील, यानी लोहा का संकेत Fe होता है, किस में डालना है इसको, कॉपर सल्फेट में डालना है। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र आप लोगों को पता ही है, CuSO4 होता है, फिर बराबर हो गया
अब यहाँ देखिए Fe जो है कॉपर को भगाएगा कि भाग जाओ बेटा, अब यहाँ से जल्दी भागो, तभी तुरंत दुम दबा के भागेगा। अपन बूढ़ा बूढ़ा झोला उड़ा लेकर के कि अब ये लोहा हमला बोल दिया है। लोहा तो पता है ये है, ये लोहा का हथौड़ा, एक हथौड़ा गिरेगा तो उसके बाद तो फिर मैच टन आ जाएगा। ये पहला ही भाग जाता है कि एक हथौड़ा हमको खाना ना पड़े। तो ये Fe जो है Cu की जगह चला जाता है। देखिए यहाँ पे जो है SO4 के पहले Cu है और यहाँ पे SO4 के पहले Fe आ गया और ये Cu जो है यहाँ पे चला गया। बेचारा चुपचाप जाके रो रहा है। देखिए हथौड़ा खाने से बच गया। तो इस तरह से एक बार फिर से सुनिएगा कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा जो होता है कॉपर को विस्थापित करके कॉपर के स्थान पर चला जाता है और आयरन सल्फेट बनाता है। और आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग, कॉपर सल्फेट का याद रखिएगा रंग कैसा होता है, नीला होता है और हरा में बदल जाता है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये समझ में आसानी से आ गया होगा। Fe प्लस CuSO4, Fe देखिए Cu को हटाया और Cu बेचारा अलग हो गया। Fe यहाँ पे जो है आराम से एकदम इंजॉय कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। उपचयित, उपचयन अपचयन पढ़े थे, उपचयन से उपचयित बना है और अपचयन से अपचयित बना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है 4Na + O2 बराबर 2Na2O, ये समीकरण दिया हुआ है। इसमें उपचयित पदार्थ बतलाना है। तो O2 H2 को छोड़ देंगे तो उपचयित होगा, तो यानी कि O2 को छोड़ने के बाद क्या Na है, तो यहाँ Na उपचयित हो गया और बाकी जो बचा अपचयित हो गया। यानी O वाला अपचयित हो गया है ना। इसमें देखिए तो O वाला इसमें है इसलिए ये अपचयित पदार्थ हो गया और उपचयित पदार्थ ये हो गया। यहाँ देखिए इसमें O है तो अपचयित, इसमें O है तो अपचयित, और बिना O वाला उपचयित, इसमें O नहीं है, इसमें देखिए O नहीं है इसलिए उपचयित हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये था उपचयित अपचयित। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 16 बहुत इम्पोर्टेंट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संतुलित क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम लोग सीखे थे। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी समीकरण जो लिखा जाता है तो हमेशा संतुलित लिखा जाता है ना, हमेशा क्या लिखा जाता है, संतुलित लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है चलिए जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। देखिए रासायनिक समीकरण कहता है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम लोग जाने थे, अभिकारक LHS और उत्पाद RHS, तो दोनों तरफ के जो है परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो इसे संतुलित रासायनिक, संतुलित का मतलब समान। तो अभिकारक और उत्पाद के तरफ परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना भी आप लोग बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक और उत्पाद के क्या होते हैं? द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए जो है समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखें जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं की एक उदाहरण बताइए जो ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो पहला है ऊष्मा। देखिए यहाँ पे पहले क्या है? ऊष्मा। तो ऊष्मा के रूप में CaCO3, यह ऊष्मा हो गया। CaO + CO2 बनेगा। यहाँ S का मतलब सॉलिड ठोस हो गया, यहाँ भी ठोस, यहाँ गैस। चलिए दूसरा क्या है? देखिए क्वेश्चन में प्रकाश है, तो यहाँ प्रकाश के रूप में 2AgCl, सूर्य का प्रकाश हो गया। 2Ag S है सॉलिड ठोस प्लस Cl2 G है नहीं गैस। यहाँ विद्युत के रूप में यहाँ देखिए क्वेश्चन में आया है विद्युत, प्रकाश में विद्युत। तो विद्युत के रूप में 2H2O, इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, 2H2 + O2 के रूप में टूटेगा। ये गैस हो गया, ये भी गैस हो गया, और ये लिक्विड हो गया, द्रव। तो ये तीनों जो है उदाहरण आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और विद्युत के रूप में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ विद्युत लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है विद्युत लिख लीजिएगा। सॉरी, इसमें है, यहाँ पे है, यहाँ पे विद्युत लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, मतलब हटाया जाता है। तो इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, केवल समीकरण लिखना है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण लिखने के लिए बहुत ही आसान तरीका। सिल्वर है, सिल्वर का संकेत, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट कह रहा है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो गया। सूत्र लिखने के लिए आप लोग बताया गया है, बनाने के लिए एक्यूम जलीय घोल कहलाता है। एक्यूम का मतलब सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, तो कॉपर हो गया। यहाँ पे देखिए अकेला है, क्या करेगा? Ag को यहाँ से हटाएगा, हटा दिया, इसका मतलब एकल विस्थापन है, विस्थापन। तो यहाँ देखिए Ag अलग हो गया, Cu का हो जाएगा, NO3 के पहले चल जाएगा, CuNO3, Cu के संयुक्त 2, तो यहाँ इस पे 2 आ गया, एक्यूम जलीय घोल हो गया, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के का नाम बताइए। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, इसे आप मान लीजिए कोई पदार्थ है, तत्व है, सो गर्म करने पर जो है काले रंग का हो जाता है, तो उसका नाम बतलाना है। देखिए तत्व X का जो नाम है कॉपर हो गया, और काले रंग के यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड हो गया। Cu + O2 = 2Cu, यह ठीक है। उसमें
तो इस तरह से काले रंग यौगिक का नाम कॉपर हो गया, और यौगिक का नाम काले एक्स का नाम जो हो गया कॉपर, यौगिक का नाम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का नाम, ये रंग जो होता है कैसा होता है, काला होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतिम क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कौन से अभिक्रिया, कहने का मतलब संयोजन, वियोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन के बारे में पढ़े थे। तो वही यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है कि वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण जो है, उदाहरण के तौर पर हम बता देते हैं। यहाँ देखिए Fe है, Fe प्लस H2 बराबर Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखिए Fe अकेला है, O के पहले H है, यहाँ देखिए O के पहले क्या आया है, Fe आ गया है। इसका मतलब H को यहाँ से हटा दिया। जब कोई अकेला तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा करके उसके जगह पर खुद चला जाता है और उसको जो है भगा देता है, देखिए बेचारा के लिए रो रहा है, तो ऐसी स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी एकल विस्थापन भी इसको कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन, यहाँ लिख देते हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये देखिए इस तरह से यहाँ एकल विस्थापन में लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को इसको बना करके जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कौन एकल विस्थापन है, कौन द्विविस्थापन है, कौन संयोजन है, कौन वियोजन है। इसमें जो है आप लोगों को पहचान करना है। बहुत ही आसान तरीका से आप लोगों को बताया गया था पहचान करने के लिए। यहाँ जो है क्वेश्चन जो है देख लीजिए, इस तरह से होमवर्क के रूप में है, तो आप लोग जो है इसको बना करके व्हाट्सएप कीजिएगा। टोटल 14 क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा बहुत ही आसानी तरीक़ा से। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के जो दोस्त हैं वे लोग भी इस वीडियो का, इस पढ़ाई का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से लेसन 1 संपन्न हुआ, और अगला दिन हम लोग लेसन 2 में प्रवेश करेंगे। बाय बाय।